हमारा जो फंडामेंटल टॉपिक इसमें है वो है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी मैटर से टकराती हैं तो क्या क्या होता है। सबसे पहले कुछ बातें, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट कैन बी चेंज बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहली चीज होती है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके दो पार्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम इनको इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड है आपका द बीम ऑफ लाइट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर बीम बाय डिफ्रैक्शन, डबल डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये होता है आपका डिफ्रैक्शन, डबल डिफ्रैक्शन, दैट इज ऑल्सो डिफ्रैक्शन। और क्या दिया हुआ है? स्कैटरिंग। थर्ड चीज है यहां स्कैटरिंग। और क्या होता है? और हो सकता है इफ द स्कैटर्ड बीम एग्जिबिट, अच्छा, इफ स्कैटरिंग ऑकर्स द स्कैटर्ड लाइट माइट एग्जिबिट सेम फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी एज इंसिडेंट लाइट, इट इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग। जब स्कैटरिंग होती है तो दो दो चीजें हो सकती हैं। एक, नो चेंज इन लैम्डा एंड न्यू, इसको हम कहते हैं रेले स्कैटरिंग। दूसरा है चेंज इन लैम्डा एंड न्यू, ये है रमन स्कैटरिंग। स्कैटरिंग। इसके बाद इफ द स्कैटर्ड बीम एग्जिबिट आइदर हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड रमन स्कैटरिंग और रमन इफेक्ट। If the incident beam is plane polarized, the plane of polarization might be rotated by passing through the compound. It is known as optical rotation. थर्ड चीज हो सकती है change in plane of polarization, और इसको आप देखते हैं किसमें? ऑप्टिकल रोटेशन। The intensity of incident beam get reduced or even disappear when passed through the substance. It is absorption of light. Fourth phenomenon, absorption. Absorption का मतलब होता है decrease in intensity। जिस तीव्रता की विकिरण हमने विलयन में डाली, बाहर निकलते समय उसकी तीव्रता घट गई तो बचा खुचा एब्जॉर्ब हो गया। मैटर कैन बी मेड टू एमिट लाइट इफ इट प्रॉपरली एक्साइटेड, तो एमिशन भी हो सकता है, दैट इज अनदर फिनोमेनन। ये बेसिक आइडिया है आपका। अब हम आते हैं कुछ और बातों पे। एमिशन, इसमें एक एमिशन भी है। एमिशन से आपको एमिशन स्पेक्ट्रम मिलते हैं
और एमिशन जो होता है वो हो सकता है आपका फास्फोरेसेंस या फ्लोरोसेंस। तो ये ढेर सारी चीजें हो गई इंटरेक्शन विथ मैटर। कुछ खास टॉपिक्स के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने आपको डिटेल में दो तीन टॉपिक्स के बारे में बताया था। अच्छा, एक बात और बोल दूं, बोर्ड भर जाने पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके नोट्स में काम आ सकते हैं वो। डिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन। सो डिफ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया था। पहला था हमारा डिफ्रैक्शन, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, जब कभी भी लाइट किसी ऐसे सब्सटेंस से या ऐसे मीडियम से टकराती है जिसका साइज, जिसका पॉइंट उसके वेवलेंथ के इक्विवेलेंट हो, तो ये बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ रिफ्रैक्शन, सेकेंड चीज आप देखेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो होता है, अच्छा यहां बेंडिंग, लाइट की दोनों ही बेंडिंग है, लेकिन ये बेंडिंग क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट when passed through narrow slit। जब ये बहुत पतले स्लिट से गुजरती है और बेंड हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट when medium changes। जैसे आप सबको पता है कि मान लो ऊपर एयर है और ये वाटर या ग्लास है, नीचे हमने जो बनाया हुआ है दिस इज ग्लास लैम्प। एयर एक रेयर मीडियम है, रेयर मतलब इसकी डेंसिटी कम होती है, लो डेंसिटी का मीडियम है। ग्लास एक हाई डेंसिटी का मीडियम है, डेंस मीडियम है। तो लाइट की स्पीड डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज होती है, लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो मान लीजिए कि लाइट की एक रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट की गई, दिस इज नॉर्मल, ये आपका इंसिडेंट एंगल है। टेक्निकली इस लाइट को हम सोचते हैं कि ये ऐसा निकल जाएगी, सीधा आना चाहिए, लेकिन ज्यादा अच्छे से स्टडी जब करते हैं तो पाते हैं कि ये लाइट बेंड हो गई। नाउ दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल। और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड आप बार बार पढ़ेंगे इसमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये लाइट सीधी यहां आएगी, अब यहां एक नॉर्मल बनाए। नाउ दिस बिकम्स आर, आर क्योंकि ये भी इंसिडेंट अब है, और हम सोचते हैं कि ये ऐसा जाएगा, लेकिन ये बाहर निकल जाता है। सो अगर हम यहां ध्यान से समझें तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो झुक जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, ये बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट एज द मीडियम चेंजेस। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है, हम ये पाते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। सो यहां दोनों मीडियम के लिए जो यूज किया गया है दैट इज
साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, दैट इज इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, कोई भी एक एंगल मेजर कर लीजिए, इज इक्वल टू आ जाएगा n2 अपॉन n1, इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहां v1 अपॉन v2. v1 upon v2 is the speed of light in medium 1 and medium 2, and n1 and n2 are the refractive indexes. refractive index जो मैंने म्यू से यहां शो किया है, यहां n से शो किया है. And sin theta, incident rays, angle of incident in medium 1 and angle of incident in medium 2, or refractive angle in medium 1 and or refractive angle in medium 2, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं. इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन क्लियर है अपना, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटा रहा हूं. नाउ कम्स रिफ्लेक्शन. मैंने आपको यह भी कल बताया था, रिफ्लेक्शन अपने आप में एक चैन रिएक्शन जैसा होता है. रिफ्लेक्शन कब होता है? जब हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट को डालते हैं और लाइट अनअफेक्टेड सीधा पार निकल जाती है, सो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट, सॉरी ये तो ट्रांसमिशन हो गया ना. शाइनिंग सरफेस पे जब हम डालते हैं तो क्या होता है, ये अपने ही मीडियम में रिटर्न हो जाती है. सपोज करो दिस इज अ मिरर और आपकी लाइट इंसिडेंट हुई, हम यहां नॉर्मल बनाएंगे. दिस इज इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एग्जैक्टली सेम होता है. सो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. तो जब तक ये कंडीशन प्रूवन है, और दूसरी बात, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं. पहली बात तो कंडीशंस फॉर द रिफ्लेक्शन आर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में होना चाहिए. दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये है. अब होता क्या है, रिफ्लेक्शन occurs when a beam of radiation is allowed to cross an interface between media of different refractive indices. When a beam travels normal to the interface, the fraction of reflected beam increases with increasing difference in refractive index, and given by, इसको दिया जाता है एक फॉर्मूले से, that is IR upon I naught equals to n2 minus n1 square upon n2 plus n1 स्क्वायर. स्क्वायर कैंसिल भी कर सकते हैं. अच्छा, अब आते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन से मिलता जुलता अगला फेनोमेनन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग का मतलब होता है, इफ द इनकमिंग रेडिएशन energy strikes upon particles which are suspended in a medium having refractive index different from that of the suspended particle, the light which is transmitted at angle other than 180 from the incident light is said to be scattered as the radiation passes through the sample. Suppose करो एक क्वेश्चन आता है फिजिक्स में 11th और 12th में कि उजाले का एहसास हमको क्यों होता है. हवा में ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं. जब कोई इंसिडेंट रेडिएशन आए और किसी भी डायरेक्शन में क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी यहां वो रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो नहीं करती, क्योंकि सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है. तो जब कभी भी लाइट किसी अनइवन सरफेस से टकराती है, तब वो रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो नहीं करती और
सेम एंगल के बिना अदर एंगल्स के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम रहेगा तो हम कहेंगे इट इज रिफ्लेक्शन, लेकिन यहां एंगल सेम नहीं होता, तो इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब लाइट रे आके आपके पार्टिकल एटम से इलेक्ट्रॉन से टकराती है, तो टकराने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि द साइज, शेप एंड कंसंट्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एंड सस्पेंशंस may be determined by their property. नेफ्लोमेट्री, इस एक एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, शायद करेंगे। नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडिमेट्री जो है वो इसी पे बेस्ड है। नेफ्लोमेट्री और टर्बिडिमेट्री जो हम करते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट है, ये हम देखेंगे। इसके बाद जैसे आपने देखा था रमन स्कैटरिंग, हमने कहा कि जब किसी पार्ट सब्सटेंस पे हम लाइट डालते हैं तो वो स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटरिंग होने से ज्यादातर रेडिएशंस जो होते हैं उनकी वेवलेंथ जो होती है वो इक्वल होती है इंसिडेंट के वेवलेंथ के, यानी देयर इज नो चेंज इन wavelength and frequencies. So this type of scattering is called relay scattering. इसके बाद बारी आती है फ्यू रेडिएशंस। कुछ रेडिएशंस स्कैटरिंग के बाद उनकी वेवलेंथ कम या ज्यादा हो जाती है, दैट मीन्स उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम हो जाती है, दैट मीन्स एनर्जी कम या ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर रेडिएशन के वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में चेंज होता है, वो पर्टिकुलर रेडिएशंस कहलाती हैं रमन स्कैटरिंग। इनमें से जिनकी एनर्जी कम हो गई उनको हम स्टोक्स लाइन के नाम से जानते हैं, और जिनकी एनर्जी बढ़ गई उनको एंटी स्टोक्स के नाम से जानते हैं। रमन स्पेक्ट्रम इज अ डिफरेंट चैप्टर, उसको हम अलग देखेंगे। नाउ कम्स diffraction of radiation, sorry, dispersion. डिस्पर्सन, डिस्पर्सन में क्या होता है, आप नोटिस करें कि जब आप व्हाइट लाइट को क्या करते हैं, प्रिज्म से पास करते हैं, तो ये 7 कलर्स में बट जाता है। ये 7 कलर्स में क्यों बट गया? तो 7 कलर्स में इसका बंटना ये बताता है कि व्हाइट लाइट में जो डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस हैं, कांच में मीडियम चेंज होने पे इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग तरीके से बदलते हैं। सो द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ अ सब्सटेंस विथ वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज नोन एज डिस्पर्सन। यानी वेवलेंथ के आधार पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के आधार पे इनमें जो चेंजेस आते हैं, वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस। तो जैसे अगर आप ब्लू लाइट लेके कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और मिलेगी। रेड लाइट लेके अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे कांच का, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और मिलेगी। दैट मीन्स for blue light refractive index is different than for red light. तो हुआ ये कि आपने वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंज आया। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दैट मीन्स द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ अ सब्सटेंस with wavelength of the transmitted light is known as dispersion. In the region of high transparency, the refractive index decreases with increasing wavelength. हमने ये पाया है कि अगर बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। किसके साथ? वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी, मतलब जो बेंडिंग होगी, लाइट की बेंडिंग होगी। कुल मिला के ये समझिए, आपको पता है ना कि विबग्योर में
वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, लैम्डा लोवेस्ट है इसका और इसका हाईएस्ट है। अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में हम इनको पास करें तो ओवरऑल डिस्पर्सन का मतलब क्या समझना है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि वायलेट लाइट ज्यादा बेंड होगी, रेड लाइट कम बेंड होगी, यही समझेंगे। यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है। अब डिस्पर्सन दो टाइप के होते हैं। नॉर्मल डिस्पर्शन, नॉर्मल डिस्पर्सन में क्या होता है कि अगर हम एक रेंज ऑफ रेडिएशन को लें जिनके वेवलेंथ ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। द ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ चेंज इन वेवलेंथ इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्पर्सन। अगर सडन चेंज हो रहा है कि वेवलेंथ तो थोड़ी सी बदली लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खूब चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड एनॉमलस डिस्पर्सन। तो इसका एक ग्राफ है, इस ग्राफ के दो पार्ट्स हैं जो स्टडी करने के लायक हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर वेवलेंथ। ग्राफ जो दिया हुआ है ये कुछ समथिंग लाइक दैट। अब आप देखो कि यहां से यहां तक जैसे जैसे लेमडा की वैल्यू बढ़ रही है चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी थोड़ा थोड़ा ही बदल रहा है। ठीक है ना। चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो सडन नहीं है। जैसे आप देखें कि यहां से यहां तक जहां मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, इन लाइंस को अगर आप देखें तो इनमें होने वाला चेंज अचानक नहीं है, क्रम से है। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है लेकिन क्रम से है। जितना चेंज वेवलेंथ में है उसी बेस पे चेंज हो रहा है किसमें, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में। सो दीज आर नॉर्मल डिस्पर्सन। जबकि आप यहां देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट में सडन चेंज हो रहा है, जरा सा वेवलेंथ में चेंज हुआ और एकदम तेजी से हमारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में चेंज आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एनॉमलस डिस्पर्सन। इसके बाद हमको पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फाइनल ईयर का है, आप रीडिंग वहां से भी ले सकते हैं। ट्रांस ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्यों पढ़ रहे हैं हम ब्लैक बॉडी? तो कलर्स को दो एक्सट्रीम्स पे हम रख सकते हैं, रंगों को दो चरम बिंदुओं पे रखा जा सकता है, ब्लैक व्हाइट। व्हाइट क्या है? देखिए हम सब विजिबल रेंज ऑफ लाइट को देख सकते हैं। विजिबल रेंज ऑफ लाइट में 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, रेड टू वायलेट। इसमें करीब करीब 3,500 किस्म के डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं। ये सारे वेवलेंथ एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जब मिलते हैं तो बनता है व्हाइट लाइट। तो कोई पेपर है, से दिस पेपर, ये आपको व्हाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट है दैट इज व्हाइट लाइट, वो जिस रेशियो में आ रही है ये उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता और उसको ज्यों का त्यों रिफ्लेक्ट कर देता है। सो देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो द लाइट अपीयर्स व्हाइट।
व्हाइट लाइट, किसी भी चीज के व्हाइट दिखने का रीजन ही ये है कि दैट सब्सटेंस इज नॉट रेडी टू इंटरेक्ट विद द रेडिएशन, or if it is interacting with the radiation, that is something other than visible range of light. तो अगर विजिबल रेंज ऑफ लाइट के साथ हमारा पार्टिकल या सब्सटेंस कोई इंटरेक्शन नहीं करता तो वो सब्सटेंस वाइट दिखाई देता है। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी, किसको बोलते हैं? अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी which absorbs all the radiation, whether it is white light, whether it is UV, whether it is IR, whatever it is. If the body absorbs all the radiation emitted to it, then it is called perfect black body. There is no perfect black body in the universe. Of course, we can say black holes are perfect black bodies, but their existence is at the question. So, ब्लैक बॉडी क्या करता है? सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है मींस जब वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उसके पार्टिकल एक्साइट हो जाते हैं, और हम जानते हैं कि द एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट, सो दे मस्ट रिटर्न बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट। डूइंग सो दे रेडिएट एनर्जी, दे एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि जब वो एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल है, तो उनको अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आना है। जब उनको ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आना है तब क्या होगा? तब वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उतनी एनर्जी को रेडिएट भी करेंगे। सो ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड ऑल्सो परफेक्ट एमिटर। यानी ये परफेक्ट अवशोषक भी है और परफेक्ट उत्सर्जक भी। अब हम देखते हैं कि जब हम किसी ब्लैक बॉडी को, किसी सब्सटेंस को एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, सपोज करो वी आर गिविंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। आप एक लोहे के टुकड़े को गर्म करें तो गर्म होने पे वो लाल हो जाता है, और गर्म करें तो वो पीला हो जाएगा, फिर और ज्यादा गर्म करें तो वो व्हाइट लाइट दिखने लगेगी उसमें। तो जब आप किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं तो उसके पार्टिकल्स हायर एनर्जी लेवल से फिर तुरंत नीचे आना शुरू करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल पे, एंड दे स्टार्ट एमिटिंग ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशन। बहुत सारे रेडिएशंस को एमिट करते हैं। हम उसका एक ग्राफ बनाते हैं। सो दिस इज intensity and this is wavelength। चलिए, वेवलेंथ तो आप सब जानते हैं, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको अचानक एक बोरी पैसे मिल गए, खूब सारे पैसे मिल गए। अब आपको यह बोला जा रहा है कि भैया जिस गली से तुम जा रहे हो उस गली में अगर तुम्हारे पास पैसे रहेंगे तो चोर लुटेरे तुमको चाकू मार देंगे, मर जाओगे। आपके पास एक ही ऑप्शन है, पैसा फेंको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करोगे? पैसे उठा उठा के फेंकना शुरू करोगे। अब जल्दी से आपके पैसे खत्म हो जाए तो ये डिपेंड करता है, जब आप एक मुट्ठी सिक्के उछाल के फेंकते हो या पैसे उछाल के फेंकते हो तो उसमें कुछ नोट या कुछ सिक्के 1 रुपए के होंगे, कुछ 2 के होंगे, कुछ 5 के होंगे, कुछ 10 के होंगे, कुछ 20 के नोट होंगे, कुछ 100 के, कुछ 1000 के, इस तरीके से। नाउ कम्स द वैल्यू। सपोज करो कि आपने जो उछाला उसमें 10 सिक्के 1 रुपए के थे, तो टोटल जो उनकी वैल्यू है वो तो 10 रुपए ही हुई। लेकिन कुल सिक्के आपके जो हैं वो, मान लो 10 सिक्के किसके हैं? 5 के हैं, तो 50 रुपए हो गए। तो इस तरीके से जब कोई हायर एनर्जी का बॉडी अपनी एनर्जी को क्या करता है? रेडिएट करता है, तो वो डिफरेंट वेवलेंथ से अपनी डिफरेंट अमाउंट को रेडिएट करता है। जरूरी नहीं है कि वो कम रेडिएशन या कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन से ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करे या ज्यादा रेडिएशन, वो अलग अलग रेडिएशन का अलग अलग वेवलेंथ से अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने कहा कि
सारे तरह के रेडिएशंस पॉसिबल हैं, लेकिन ये वाला जो रेडिएशन है इस वेवलेंथ का, एक वेवलेंथ ऐसी होगी जिससे वो मैक्सिमम एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड लैम्डा मैक्स। ऐसा नहीं कि इस वेवलेंथ से वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, कर रहा है, पर कम एनर्जी कर रहा है। तो टोटल रेडिएटेड रेडिएशंस में से जिस वेवलेंथ की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, जिस रेडिएशन की इंटेंसिटी या तीव्रता या चमक सबसे ज्यादा होती है, उस वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहते हैं। अगर आप टेम्परेचर चेंज करें या बढ़ाएं तो ये ग्राफ और शार्प होता जाएगा, यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर घटाएं तो ये ब्लर होता जाएगा। आप सबसे नीचे वाले ग्राफ को देखें, यहां से यहां तक जो रेडिएशंस हैं ये सारे कंपेरेबल अमाउंट ऑफ कंपेरेबल इंटेंसिटी के हैं, कोई बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि the wavelength of emission peak shifts to shorter wavelength as temperature is increased। अच्छा, ये ग्राफ एग्जैक्टली यहीं पे खत्म नहीं होता, आगे बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाएगा, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो राइट साइड यानी कि हाई वेवलेंथ की ओर बढ़ना शुरू होती है। नेक्स्ट है, at a given temperature the energy is not uniformly distributed in the radiation spectrum of a hot body। एक गर्म बॉडी, गर्म सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम जब आप लेते हैं तो एनर्जी सभी पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, सभी वेवलेंथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। कुछ वेवलेंथ कम एनर्जी रेडिएट करते हैं, कुछ ज्यादा, कुछ कम, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। नेक्स्ट, at a certain temperature the intensity of radiation increases with increase in wavelength, and at a particular wavelength its value is maximum। with further increase in wavelength the intensity of heat radiation decreases। इसको समझते हैं, मैं ग्राफ का बाकी हिस्सा मिटाता हूं और इस स्टेटमेंट को समझ लें तो आपका बाकी चीज कंप्लीट हो जाएगी। द ग्राफ इज लाइक दिस, एनर्जी सारे वेवलेंथ से रेडिएट की जा रही है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम राइट साइड चल रहे हैं, वेवलेंथ बढ़ रहा है और उससे निकलने वाली रेडिएशन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। एक खास वेवलेंथ पे इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, इसी को हमने कहा लैम्डा मैक्स। अगर मैं इससे ज्यादा वेवलेंथ बढ़ाऊं, वेवलेंथ और बढ़ाओ, तो इंटेंसिटी कम होना शुरू हो गई। ठीक है ना, यही कहना है इसका। नाउ फॉर ऑल वेवलेंथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन एनर्जी एमिशन सम क्वांटिटीज रिलेशन। अब ये बाद में देखते हैं। तो हर वेवलेंथ से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, यही बताया गया आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आज के लिए इतना, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आज के टॉपिक से। बुक आप कई सारी यूज कर सकते हैं बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी की, लेकिन एच कॉर की बुक बढ़िया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एच कॉर। मैं जो रेफर कर रहा हूं वो एच कॉर है। इसके अलावा बैनवाल मैककैश की बुक है, कलसी की बुक है, ठीक है ना, गुरदीप राज चड्डा की बुक है, तो कई सारी बुक्स हैं। पर बैनवेल मैककैश को बहुत स्टैंडर्ड बुक माना जाता है, वो फॉरेन राइटर्स की है और उसमें क्या है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज किया गया है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी वैसे भी थोड़ा सा क्या है, नया है, तो हम लोगों के लिए भी मुश्किल होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। और एक्चुअल में मेरे कॉलेज में तो पीजी है भी नहीं, मैं भटगांव कॉलेज से हूँ और भटगांव कॉलेज में पीजी है भी नहीं। वो तो लवन कॉलेज के प्रिंसिपल साहब जो हैं वो
उन्होंने बोला कि भाई पढ़ाना है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हैं मेरे को।